अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहम साइंस हिस्सा 2 जानदारों में हाथी अफ़ाल सबक नंबर 3 इसका हिस्सा 2 इसका किस्त नंबर 2 आपके सामने बच्चों पेश है। किस्त नंबर 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके लिंक बॉक्स में जाके इसका लिंक चेक करें बच्चों, वहाँ पे किस्त नंबर 1 का लिंक आपके लिए दिया गया है। अजीज़ तलबा, रहबर ई टेक मुंबई की जानिब से सवालात और असबाक आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें। चलिए बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है जिनसी तौलीद। जिनसी तौलीद क्या है? जिनसी तौलीद के पहले हमने इसमें गैर जिनसी तौलीद और उसके अलावा जिनसी तौलीद के बारे में पढ़ चुके हैं। जिनसी तौलीद और गैर जिनसी तौलीद या खुलवी जानदार में और कसीर खुलवी जानदार में कैसे होता है वो हमने इसके पार्ट 1 में समझाया है आपको। अब हम देखते हैं जिनसी तौलीद। जिनसी तौलीद यानी अपने जैसे जानदार पैदा करने के लिए दो ज़वाजों के मिलने के लिए जो ज़रूरियात होती हैं उसे हम कहते हैं जिनसी तौलीद। जिनसी तौलीद आपने इससे पहले जमात में पढ़ा है कि जिनसी तौलीद के लिए हमें क्रोमोसोम्स जो अहम जुज़्व हैं, क्रोमोसोम्स की 23 जोड़ियां हमारे पास होती हैं। हमारे पास क्रोमोसोम की कुल 23 जोड़ियां होती हैं, जिसमें से 22 जोड़ी को हम ऑटोसोम्स कहते हैं और एक जोड़ी को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोमोसोम एक्स और वाई दो टाइप के होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि मेल्स में यानी कि मर्दों के अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं जिसको हम एक्स और वाई कहते हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं लेकिन वो एक ही तरह के होते हैं जिसको हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जब एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो ही मेल पैदा होता है, जबकि एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो फीमेल पैदा होता है यानी लड़की पैदा होती है। यह हम पिछली जमात में देख चुके हैं। पुराने जमाने में ऐसा समझा जाता था कि अगर लड़की पैदा होती है तो उसका जिम्मेदार औरत है, इसलिए उसे जिंदा जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये समझने की जरूरत है, हमने पिछले जमातों में आपको समझाया था, फिर भी आप समझ लें कि अगर लड़का हो या लड़की, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बाप होता है। इसमें माँ का कुछ भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि माँ की तरफ से आने वाला जो ज़्वाजा है वो सिर्फ एक्स है, चाहे एक्स यहाँ से आए चाहे एक्स यहाँ से आए। लेडीज की तरफ से आने वाला जो क्रोमोसोम है वो सिर्फ एक्स ही है, जबकि मेल की तरफ से आने वाले क्रोमोसोम की तरफ जो है वो दो टाइप के होते हैं। अगर मेल की तरफ से एक्स आता है तो लड़की पैदा होगी, जबकि मेल की तरफ से अगर वाई आता है तो लड़का पैदा होगा। ये आप याद रखें। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिनसी तौलीद में इंसानी नर तौलीदी निज़ाम, ये फोटो आपकी किताब में दिया गया है बच्चों। ये इंसानी नर तौलीदी निज़ाम है। इंसानी नर तौलीदी निज़ाम जो होता है वो फोते, मुख्तलिफ नालियां और गुदूद पर मुश्तमिल होता है। फोते जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये फोते कहलाते हैं। ये जिस्मी कोफे के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें बेशुमार मनविया नालियां होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी मनविया नालियां, जैसे बारीक बारीक आप मनविया नालियां देख रही हैं, ये मनविया नालियां कहलाते हैं। देख लें, यहाँ छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, ये सब मनविया नालियां हैं। इन नालियों में मौजूद नाबती तय के खलियात तकलीली तकसीम के जरिए तकसीमों का मनविया तैयार करते हैं। ये है वो जगह जहाँ पे इस मनविया तैयार होता है, जिसको हम स्पर्म फैक्ट्री भी कहते हैं। जहाँ पर ही हमारे जिस्म के अंदर मनविया तैयार होता है। और बाद में फिर यहाँ से ये निकल कर, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ से ये निकला इधर, फिर यहाँ से ये निकला इस तरफ से, यहाँ से ये निकल कर इस डक्ट के अंदर जाते हैं, जिसको हम यहाँ पे मनी नली कह रहे हैं। देख लो बच्चों, यहाँ पे ये मनी नली है। बाद में ये मनी नली के अंदर जाता है। उसके बाद में मुंतकिल होकर फिर ये बारहवार नाली, बरखाई नाली, मनी नाली, इंसानी नली, बोली, तनासुली नली वगैरह में जाते हैं। और जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह में मुंतकिल होते जाते हैं, ये जो स्पर्म है जो यहाँ तैयार हो रहे हैं ये कमजोर होते हैं, लेकिन जैसे ही जब ये यहाँ से निकल कर आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, यहाँ से होते हुए आगे की तरफ जाते हैं, ये मजबूत होते जाते हैं, ताकतवर होते जाते हैं। उसके बाद में मनविया केसा, ये यहाँ पर है मनविया केसा। जब यहाँ से, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ से निकलने के बाद जब ये स्पर्म यहाँ से पहुंचने के बाद, यहाँ से आने के बाद जब ये मनविया केसा के अंदर पहुंचते हैं, इसके अंदर अफराद अखराजी गुदूद में जाता है और गुद्दे कदामिया और कॉपर ग्लैंड्स के अफरादात बोली तनासुली में जाते हैं। यहाँ से फिर ये निकलकर बोली तनासुली के अंदर चले जाते हैं। बोली तनासुली बच्चे यहाँ देखो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से निकले ये, यहाँ से मनी नली, मनी नाली से होते हुए ये मनविया केसा, मनविया केसा से होते हुए फिर यहाँ से निकलकर गुद्दे कदामिया, गुद्दे कदामिया से होते हुए फिर ये इसका कॉपर के गुदूद, यहाँ जैसे ये दिख रहा है, कॉपर के गुदूद से होने के बाद में ये बोली तनासुली नाली इसके अंदर आ जाते हैं और फिर यहां से होते हुए ये जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं उज़्व तनासुल के जरिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा।
फिर से आपको बता दूं, ये है फोते, यहाँ पर जिसको हम मनविया फैक्ट्री कहते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारी पतली पतली नलियां होती हैं, जहां से निकलकर ये फोते के अंदर से मनविया के हिस्से से निकलते, ये बरखाई नली से होते हुए यहाँ से मनी नली से होते हुए फिर ये यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद में ये मनविया केस है, मनविया केस से होने के बाद में आगे बढ़ते हैं, कॉपर के गुदूद में जाते हैं, वहां से होते हुए बोली तलासुनी नली। अब ये बच्चों यहाँ तक पहुंचने से पहले और यहाँ से निकलने के बाद में ये यहाँ पर जब तैयार होते हैं इसके अंदर, फोतों के अंदर, तो ये कमजोर होते हैं। यहाँ से जैसे ही ये निकल के आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, ये मजबूत होते जाते हैं, ताकतवर होते जाते हैं, और यहाँ से जब ये बोली तनासुली नाली में पहुंचते हैं तो पूरी तरह से ताकतवर हो जाते हैं, और फिर ये उज़्व तनासुल के जरिए जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। यह है बच्चों हमारा इंसानी नर तौलीदी निज़ाम। अब हम देखते हैं इंसानी मादा तौलीदी निज़ाम। ये बच्चों आपको दिखाया गया है, किताब के अंदर फोटो है, आप देख सकते हैं। मादा तौलीदी निज़ाम में शामिल तमाम आज़ा शिकमी कोफे में होते हैं। ये शिकमी कोफा, ये आपको दिख रहा है, ये शिकमी कोफा, शिकम यानी पेट, इसके कोफे, कोफा यानी के एक ढांचा, ठीक है, पेट के अंदर ये होते हैं। इसमें बेजादान की एक जोड़ी, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बेजादान ये है और एक बेजादान ये, दोनों तरफ होते हैं, जोड़ी होती है। बैज नली होती है, ये आप देख रहे हैं, ये बैज नली है, बैज नली होती है। एक रहम यानी कि ये पेट के अंदर का जो हिस्सा होता है जिसको हम रहम कहते हैं, और एक इंदा में नहाली, यहाँ जहां से हम मनी यहाँ पे दाखिल करते हैं, ये इंदा में नहाली। ये चार चीजें इंसानी मादा तौलीदी निज़ाम के अंदर होता है। इसके अलावा बार्थोलिन गुदुद की एक जोड़ी होती है जो यहाँ पे आपको नहीं दिखाया गया है। उमूमन महीने में एक मरतबा एक बैज, यहाँ पे आमतौर पर आपको बता दें, एक महीने के अंदर एक बेजा दान से एक बेजा खारिज किया जाता है। बैज नाली का सिरा जो कैफ नुमा होता है, यानी कि कुप्पी की तरह जिसपे आप घासलेट डालते हैं घर के अंदर, कैफ जो होता है उसकी तरह होता है, यहां से एक बेजा खारिज किया जाता है और वो बैज नली के अंदर चला जाता है। बैज नली में दाखिल होने के बाद में ये यहाँ पर रेशेदार टेंटिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको आगे की तरफ धकेलते हैं और ये आगे जाकर रहम में चला जाता है। फिर से बता दो बच्चों, ये इंसानी मादा तौलीदी निज़ाम इस तरीके से कि इसमें बैज नली, बेजादान, रहम और इंदाम नहाली, ये चार चीजें होती हैं। बेजा जो होता है हर महीने में एक मरतबा यहाँ से बेजादान से खारिज होता है। यहाँ पे एक कैफ नुमा नली होती है जहाँ से बेजा खारिज होकर बैज नली में जाता है, और यहाँ पे एक टेंटिकल्स होते हैं जो इसे पुश करते हैं, धक्का देते हैं और ये आगे की तरफ जाकर रहम में चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम ज़वाजे किस तरह बनते हैं, ज़वाजों की तश्कील। ज़वाजे क्या है, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये बड़ी सी शक्ल, ये है मादा मनविया यानी औरत की तरफ से आने वाला बेजा, और ये है हमारा नर मनविया, या इसको आप कह सकते हैं हमारा मनविया। ठीक है, मादा नर मनविया या मनविया, जिसको हम इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। जब ये मादा मनविया और नर मनविया दोनों आपस में मिलते हैं तब ज़वाजों की तश्कील होती है। अब आपको दिखाते हैं कि बारावरी, जैसे अभी आपको दिखाया मैंने कि जब यहाँ देख लें, ये और ये ज़वाजे हैं अलग अलग, ये नर ज़वाजा और ये मादा ज़वाजा, दोनों जब मिलते हैं आपस में तो ज़वाजे की तश्कील होती है। अब ज़वाजे की तश्कील के पहले बारावरी होना जरूरी है। बारावरी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, बारावरी के लिए क्या है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि ये आपका बेजादान है, बेजादान से एक बेजा खारिज होता है, ये देखिए ये बेजा आ रहा है, और ये इंदाम नहानी के जरिए मनविया है ना, मादा नर मनविया यहाँ से आता है, जैसे आपको फोटो दिखाया गया, फिर से देख लें। यहाँ पे आने के बाद में ये क्या करते हैं, मिलाप करते हैं, और मिलाप करने के बाद में ये इसमें रहम में आकर नसब हो जाते हैं।
और फिर 12 आवरी के अमल के बाद के जो तमाम काम होते हैं वो यहाँ पर ये अंजाम देते हैं। अब आपको बच्चों बता दें कि बलूगत के बाद यानी कि जवानी की उम्र जो होती है, बलूगत के बाद सने-यास तक यानी 10 साल से लेकर 17 साल तक और 45 से लेकर 50 साल तक हर माह ये बैजा दान क्या करता है, एक बैजा खारिज करता है। इसका मतलब ये है कि 2 से 4 मिलियन बैजों में से, अब आपको बता दें कि यहाँ पर टोटल 2 से 4 मिलियन बैजे होते हैं। ये 2 से लेके 4 मिलियन बैजे तक टोटल यूज में नहीं आते हैं, यानी तमाम उम्र के दरमियान में सिर्फ 400 बैजे तक ही काम में आते हैं, बाकी सब वेस्ट हो जाते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये देख लीजिए कि किस तरीके से 12 आवरी होती है। ये दिख रहा है आपको, ये है मादा बेजा और इसके ऊपर जो ये व्हाइट कलर के हैं ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नर जवाजे, ये इनके साथ में आके मिलाप करते हैं। और इसके बाद में है बच्चों नमू और पैदाइश। बैज नाली और 12 आवरी के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, जब बैज नाली के अंदर 12 आवरी हो जाती है, जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ पर कि बैज नली में 12 आवरी के बाद तैयार होने वाले जुस्ते कई मरतबा मसावी तकसीम में होते हैं, इससे जिनन तैयार होता है। इस दरमियान रहम की जानिब इसकी हरकत होती है, रहम में पहुंचने पर वो इसकी तनसीब होकर इसकी नशोनुमा होती है। रहम में नशोनुमा के दौरान गिजा फराहम करने वाले एनुअल यानी प्लासेंटा तैयार होती है। 12 आवरी के बाद तकरीबन 9 महीने की मुद्दत में जिनन की मुकम्मल नशोनुमा होती है। ये मुकम्मल नशोनुमा होने के बाद में जिनन जिस्म से बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। आप यहाँ पे तस्वीर में देख ले बच्चों किस तरीके से इसकी तकसीम होती है। ठीक है, इसके जुफ्ते बनने के बाद में कई मरतबा तकसीम होती है और उसके अंदर बहुत सारे सेल्स तैयार होते हैं और फिर वो रहम के अंदर जाने के बाद किस तरीके से 9 महीने तक इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ आपको दिखाया गया बच्चों, देखो ये 34 हफ्ता है, 32 हफ्ता है, 28 हफ्ता है, 24 हफ्ता है, 20 हफ्ता, 16 हफ्ता, 12 हफ्ता, 8 हफ्ता, 4 हफ्ता। यानी अगर आप सीधे तरफ से आना शुरू करें तो आप देख सकते हैं 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते से लेकर 36 हफ्ते तक किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। अब हम चलते हैं जिनसी तौलीद में हैज का दौर यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है बच्चों, ये आपकी किताब में फोटो दिया गया है, आप देख सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी। नौजवानी की हालत के बाद औरत के तौलीदी निज़ाम में कुछ तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं और ये तब्दीलियां हर 28 से 30 दिनों के वक्फे के बाद अपने आप को दोहराती हैं। यानी कि हैज का दौर किसको कहते हैं कि हर 28 से 30 दिन के अंदर औरत के बेजा दान में से एक बेजा खारिज किया जाता है। हैज का दौर एक कुदरती अमल है और इसके 4 महरकाब, ये जो है वो 4 महरकाब के जरिए कंट्रोल किया जाता है। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो, आप देखिए FSH लिखा गया है, LH लिखा गया है, एस्ट्रोजन लिखा गया है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये 4-5 कुछ महरकाब है जो इस हैज के दौर पे पूरे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल रखते हैं। अब FSH क्या है, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन
ठीक है, ये हार्मोन्स है जो इस पे पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, फॉलिकल्स बनाते हैं। अब यहाँ देख लीजिए किस तरीके से अमल होता है। माहवारी के दौरान बेज़दान में होने वाली तब्दीली, सबसे पहले जो बेजे खारिज हुए, ये बेजे जो खारिज हुए हैं, ये बेजे क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और फिर एस्ट्रोजन नामी मादा जो है खारिज होता है। उसके बाद ये मुकम्मल नमू याफ्ता फॉलिकल तैयार होता है। ये फॉलिकल क्या होता है, तश्कील बेजा, बेजा तैयार करता है। ये बेजा बाहर खारिज होता है। बेजा बाहर खारिज होने के बाद में जिसमें अजगर तैयार करता है। जिसमें अजगर तैयार करने के बाद में ये वेट करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये परवरिशुदा फॉलिकल एस्ट्रोजन नामी हार्मोन खारिज करता है, जैसे यहाँ पे हुआ। ठीक है, दरमियानी हालत में बेजादान में तैयार होने वाले फॉलिकल की मुकम्मल नशोनुमा होती है। ये मुकम्मल नशोनुमा हो गई। मुकम्मल नशोनुमा होने के बाद में हार्मोन की वजह से फॉलिकल फट जाता है और उससे एक बेजा बाहर खारिज होता है। जैसे यहाँ पे बेजा खारिज हो जाता है। बेजादान में फूटे हुए फॉलिकल जिसमें अजगर तैयार करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये जिसमें अजगर तैयार करते हैं, ये कॉर्पस लूटियम नामी महरिका खारिज करना शुरू करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के असर से, जैसे यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन के असर से रहम की अंदरूनी सतह में, ये रहम की अंदरूनी सतह में गुदूद फ़ाल हो जाते हैं, यानी एक्टिव हो जाते हैं। इस तरह रहम की अंदरूनी सतह जीनन की तनसीब के लिए तैयार हो जाती है। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। फिर से देख लें, माहवारी के दौरान यहाँ से ये जो बेजे खारिज हुए हैं, यहाँ से ये डेवलप होते हैं, एस्ट्रोजन नामी मादा खारिज होता है। ये फॉलिकल क्या होते हैं, मुकम्मल तौर पर तश्कील पाते हैं। बाद में ये फट कर यहाँ से एक बैजा निकलता है। ये बैजा क्या करता है, जिसमें अजगर तैयार करता है। ये प्रोसेस क्यों जरूरी है, ताकि माँ का रहम मजबूत हो जाए बच्चे को पालने के लिए, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। ये देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 जो दिख रहा है, ये महीने के दिन है। माहवारी का वक्फा जो होता है 1 से लेकर 5 दिन तक होता है। इस तरीके से रहम की अंदरूनी तह की दोबारा तश्कील जो होती है वो 5 से लेकर 13 दिन के अंदर होती है। उसके बाद 14 से लेकर 17 दिन तक तश्कील बेजा का वक्त होता है, जो यहाँ पे तश्कील बेजा आप देख रहे हैं। उसके बाद 16 से लेकर 28 दिन तक रहम की अंदरूनी सतह में गुदूद के महरिकात का अफराज, जो यहाँ से आप देख रहे हैं, तश्कील बेजा से लेकर जिसमें अजगर तक के तैयार होने का जो अमल होता है। उसके बाद 28 से लेकर 28वां दिन और फिर 1 से लेकर 5 दिन तक इन दरमियान में माहवारी का वक्फा होता है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जब जिसमें अजगर तैयार हो जाता है, जिसमें अजगर के तैयार होने के बाद में बैस खुलिया अगर 24 घंटे के अंदर बाराबार नहीं हुआ, ठीक है, ये जो अभी आपने बैस खुलिया तैयार किया है, अगर ये इसको मादा मनविया को अगर नर मनविया नहीं मिलता है तो ये क्या हो जाता है, गैर फ़आल हो जाता है। गैर फ़आल होने के बाद में ये जिसमें अबीज बनाता है, यानी कि ये इस तरीके का कुछ टिश्यू बनाता है जिसमें अबीज जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामी महरिकात खारिज होना बंद हो जाते हैं। यहाँ पे जो अभी ये खारिज कर रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये खारिज होना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर की जो सतह है वो तजल्जुल होने लगती है, मतलब खराब होने लगती है। तब अंदरूनी सतह की नसीज गैर फ़आल बेजे को इंदाम नहानी के जरिए, यानी जिस्म के बैरूनी रास्ते के जरिए जिस्म से बाहर खारिज कर देता है। और जब ये बाहर खारिज होता है, जिसमें अबीज, याद रखना बच्चों, हैज की इब्तिदा यहाँ दिख रहा है आपको, तो जब ये जिस्म से बाहर खारिज होता है तो अपने साथ में बहुत सारा खून भी साथ में लेकर आता है। जिस वक्त बैज नाली की बराबरी नहीं होती उस वक्त हर महीना माहवारी का इआदा होता रहता है, हर बार रिपीट होता रहता है। ये यहाँ 28वें दिन यानी पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक के रिपीट होता रहता है। जिस्म की तनसीब होकर नौमौलूद की पैदाइश और बच्चे की शीर ख्वारगी की मुद्दत तक माहवारी बंद रहती है। यानी अगर ये जो जिसमें अजगर है इसको नर दरवाजा मिल गया और ये फॉलिकल जो है ये फर्टिलाइज हो गया, यानी इसने अगर नर दरवाजे के साथ में मिलाप किया, तब तो फिर एक जायगोट बन जाएगा और ये जायगोट जाके फिर और ये रहम के अंदर जाकर उसका डेवलपमेंट शुरू होगा। अगर जब ये जिसमें अजगर नर दरवाजे के साथ में मिलकर जायगोट बना लेता है तो उस वक्त से लेकर जब तक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद में शीर ख्वारगी की मुद्दत, यानी जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है तब तक ये हैज का दौर बंद रहता है। लेकिन माहवारी एक फितरी अमल है, यानी कि कुदरती अमल है, इस पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। यानी अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है और जिसमें अजगर नर दरवाजे के साथ में मिलाप नहीं कर रहा है तो ये माहवारी का दौर हर महीना अपने आप को दोहराता है। और हर महीना दोहराने के साथ इसकी वजह से बहुत सारा खून जिस्म से खारिज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं और कमजोरी भी महसूस होने लगती है। इन तमाम बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और इन दिनों में औरतों को आराम करना बेहद ज़रूरी होता है। अब तौलीद और जदीद टेक्नोलॉजी, तौलीद करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी क्या है बच्चों? तौलीद के लिए तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी है हमारे पास मस्नूई बारआवरी, जिसको हम कहते हैं IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्या है
कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी औलाद के तो ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन किसी वजह से वो बच्चा पैदा करने से कासिर होते हैं, उनके यहाँ औलाद नहीं हो पाती। तो ऐसे लोग जो बच्चा पाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस तकनीक में क्या होता है, इम्तिहानी नली में बारावरी का अमल अंजाम पाता है। मतलब क्या कि अभी हमने जो देखा कुछ देर पहले कि बारावरी कहाँ हो रही है, बैज नाली के अंदर। बैज नाली के अंदर बैजा आता है और फिर नर दरवाजा वहां जाके मिलाप करता है, और जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तब रहम की तरफ आते हैं। तो ये जो अमल बैज नाली के अंदर हो रहा था, किसी किसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये अमल बैज नाली के अंदर नहीं हो पाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब के अंदर करते हैं। मादा और नर दरवाजे दोनों के जिस्म से निकाल कर इसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है, और जो अमल वहां पर पीछे की तरफ हमने देखा बैज नाली के अंदर हो रहा था, वो अमल हम टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाते हैं। और जब ये पूरी तरह से फर्टिलाइज होकर रहम में नसब के लिए तैयार हो जाता है, तो इसको यहाँ टेस्ट ट्यूब से निकालकर माँ के रहम में डाल दिया जाता है। ये एक प्रोसेस हो गया, और बाकी जब वो माँ के रहम में पहुंच जाएगा तो बाकी का काम वहां चलता रहेगा 9 महीने तक। इसके बाद दूसरा प्रोसेस है मुतबादिल माँ, जिसको हम कहते हैं सरोगेट मदर। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कुछ औरतों के जिस्म के अंदर या रहम के अंदर कुछ सलाहियतें कम होती हैं बच्चा पैदा करने की। ऐसी सिचुएशन में उनके जिस्म में बच्चा नहीं पल पाता है, या बच्चा बार बार डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है, मर जाता है। हालांकि उनके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन रहम के अंदर कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि औरतें और मर्द इस बात पर कायल हो जाते हैं कि वो अपना बच्चा किसी दूसरी माँ के पेट में पालें। तो जरूरतमंद हजरात क्या करते हैं, अपना जिस्म का जो मनविया होता है, मादा मनविया और नर मनविया, वो फर्टिलाइजेशन यानी IVF के जरिए पहले फर्टिलाइज करते हैं, और फिर IVF के जरिए फर्टिलाइज करने के बाद में जब वो ज़्वाजा तैयार हो जाता है, ज़ायगोट तैयार हो जाता है, तो उसको किसी तीसरी औरत के जिस्म के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, उसके जिस्म के अंदर डाल दिया जाता है, और बच्चा 9 महीने उस दूसरी माँ के जिस्म के अंदर रहता है, बड़ा होता है, और जब वो जिस्म से बाहर आ जाता है, जन्म ले लेता है, तो वो उसके असली माँ बाप उसकी परवरिश करते हैं। इस तरीके को कहते हैं मुतबादिल माँ। इसके बाद तीसरा है मनविया बैंक, मादा मनविया बैंक और नर मनविया बैंक। बच्चों आपने सुना होगा ब्लड बैंक, जहां पर मुख्तलिफ लोग अपना अपना खून ले जाकर देते हैं, और जिनको ज़रूरत होती है वहां से वो खून मुफ्त में या खरीद कर लेकर जाते हैं। उसी तरीके से आज बहुत सारे लोगों के अंदर, मादा के अंदर या नर के अंदर, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके सीमेंस के अंदर यानी उसके सीमेन या स्पर्म के अंदर कुछ प्रॉब्लम होते हैं कि वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रह जाते, उनका सीमेन कमज़ोर होता है। अब हालांकि उनके जिस्म के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन सीमेन कमज़ोर होने की वजह से वो अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो ऐसी जगहों पर जैसे हमारे जिस्म के अंदर खून कम हो जाए तो हम दूसरे का खून इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरीके से अगर हमारे जिस्म के अंदर स्पर्म या सीमेन कमज़ोर हो जाए तो हम किसी XYZ, यहाँ पर नाम नहीं बताया जाता है, का सीमेन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर लोग अपना सीमेन को या स्पर्म को डोनेट करते हैं और जाकर वहाँ पर जमा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक। हम किसका सीमेन है या किसका स्पर्म है इस बात को खुफिया रखा जाता है, किसी को भी बताया नहीं जाता है, लेकिन जिनके जिस्म के अंदर ये प्रॉब्लम होता है वो ऐसी जगहों पर जाकर सीमेन या स्पर्म को लेकर IVF के जरिए फर्टिलाइज करवाते हैं, और फिर बाद में जीनन या जीनोम को अपने जिस्म के अंदर नस्ब करवा लेते हैं। इसके बाद तवाउम जुड़वा। जुड़वा आप नाम सुन के ही आप समझ गए होंगे जुड़वा किसको कहते हैं, लेकिन बच्चों जान लें जुड़वा की कई अकसाम हैं। रहम मादर में जब 2 दिन एक ही वक्त में नशोनुमा पाकर 2 औलादें जन्म लेती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, जुड़वा। ठीक है, लेकिन जुड़वा की 2 अकसाम कैसे हैं, तो एक तो अकसाम ऐसा है कि जब एक बैदे के अंदर, जैसे आपने ये देखा, ठीक है, ये मादा बैदा और ये नर दरवाजा, एक बैदे के अंदर एक नर दरवाजा दाखिल होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपने आप को तकसीम कर लेता है। तकसीम करने के बाद में वो अपने 2 हिस्से कर लेता है, यानी 2 अलग अलग मुशाबा जिन के जरिए तैयार कर लेता है। बाद में वो रहम मादर में पहुंचने के बाद में 2 जिस्म बन जाते हैं, यानी दोनों इस तरीके से जो पैदा होंगे बच्चे, वो या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़की, क्योंकि वो सेम खुलिये से बन रहे हैं, एक ही मादा ज़्वाजे से बन रहे हैं,
एक ही नर मनविया से बन रहे हैं, लेकिन वो 8 दिन के अंदर अंदर क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। ठीक है, यज्ञयुक्त युगों में जुफ्ते की तकसीम अगर इसके तैयार होने के 8 दिन बाद हुई तो मुश्तरिक तमाम औलाद पैदा हो सकती है। ऐसी जो औलाद है जिसके किसी एक हिस्से से जुड़ी हो सकती है। दूसरी कंडीशन, ठीक है, अगर ये 8 दिन के अंदर तकसीम हो रहा है तब तो ये हेल्दी बच्चे पैदा होंगे, लेकिन अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो अगर 8 दिन के बाद होगा तो इस तरीके से जो 2 बच्चे बन रहे हैं, आपने देखा होगा ये पीठ के जरिए या सर के जरिए या सीने के जरिए एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। इस तरीके से ऐसे बच्चों में कुछ आज़ा बहुत मुश्तरक होते हैं, यानी जिस्म 2 होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है इसके अंदर दिल एक ही होते हैं। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि 2 ज़वाजे और 2 मनवे, है ना, 2 बैजे के साथ में 2 मनवे मिले, यहाँ पे एक बैजा 2, एक मनविया, यहाँ पे ये क्या होगा, जाने के बाद में आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और अलग अलग मुख्तलिफ जीन बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एक जीन ये बनाएगा, एक जीन ये बनाएगा। अब यहाँ पर चूंकि दोनों मुख्तलिफ हैं तो इस तरीके से जो पैदा होने वाले बच्चे हैं या तो वो यकसा होंगे या तो वो मुख्तलिफ होंगे, यानी या तो वो लड़का होगा या तो दोनों लड़की भी हो सकते हैं। ये भी कंडीशन है कि दोनों लड़का हो दोनों लड़की हो, या तो फिर ये कंडीशन है कि वो एक लड़का और एक लड़की हो। इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक है जिनसी सेहत यानी हेल्थ। जिनसी सेहत इंसान के जिस्मानी, जहनी और समाजी बाकायदगी को सेहत और तंदुरुस्ती कहते हैं, यानी जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर अगर वो हेल्दी है तो। मुख्तलिफ समाजी रस्म रिवायतें, लाइल्मी और दीगर वजूहात की वजह से हमारे मुल्क में जिनसी ताल्लुक से बहुत बेदारी नजर नहीं आती, खुसूसी तौर पे औरतों की। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, बेदारी कैसे करेंगे? तो जिनसी बीमारियां, है ना, जिन्स से लगातार होने वाली बीमारियां, जिन्स से यानी कि मर्दों को और औरतों को खुसूसी तौर पे जो खास बीमारियां हो सकती हैं उनके ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा करना। जिनसी तालीम लोगों को देना, आजकल के लोग जिनसी तालीम से बहुत शर्माते हैं, है ना, कि क्या है, कैसा है, क्यों है, ये सब मालूमात लेने से घबराते हैं, तो उनको जिनसी तालीमों की मालूमात होनी ज़रूरी है। उसके अलावा जिनसी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, क्या किया जाए कि हमको जिनसी बीमारियां ना हो, और फिर मखसूस आज़ा की सफाई, जो हमारे पास मखसूस आज़ा हैं उनकी मखसूस आज़ा, खास करके औरतों में जब हैज़ का दौर हो तो मखसूस आज़ा की सफाई। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे, मुख्तलिफ बीमारियां हमें लाहक हो जाएंगी। इसलिए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे हमें तनासुली आज़ा और अपने तमाम जिस्म के आज़ा को साफ रखना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।